नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आशा करते हैं कि अब आप लोग सब फिर से पढ़ाई के मूड में आ गए होंगे। तो अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन खूब शानदार रहा है सभी का। खूब सारे पैसे कमाए गए हैं एक पक्ष द्वारा और दूसरे पक्ष द्वारा खूब सारे लड्डू खाए गए हैं। ठीक है, अब दोनों पक्ष एक साथ आ जाए और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आज से चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले लोकसभा राज्यसभा देख लिया था। तो अब उसकी जो प्रक्रिया है वो सब और देख लेते हैं, जो विधायी प्रक्रिया वगैरह है वो सब हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही बताना है हम लोगों को। ठीक है, अब सही कैसे बताएंगे, पहले उसका जो है पढ़ते हैं। क्या है, पहला है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, संबोधित करता है 87 क्लॉज 1 आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, अब ये नहीं सोचना आप लोग कि ये तो दोनों संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहा है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति दोनों की जो दोनों सदन है उनकी बैठक को बुलाता है आर्टिकल 108 के दौरान, और दोनों की अध्यक्षता कौन करता है, आर्टिकल 118 के दौरान यहाँ पे करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। तीन आर्टिकल, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 108 में क्या, संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति। और 118 में क्या, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और 87 जो है इसमें है कि लोकसभा में संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करेगा, तो संबोधित करेगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो संसद हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कितने, तीन तीन स्तंभों से मिलकर होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों यदि मिल जाए तो हम उसको संसद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है। कितनी बार संसद की बैठक होती है, तो ये होती है 2 बार। 6 माह से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। तो ये 2 बार होती है, ये तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 85 में ये दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो देखिए, संसद में अध्यक्ष और लोकसभा ये आते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा का ये भी आते हैं, महासचिव लोकसभा का ये भी आते हैं, और अध्यक्ष राज्यसभा का यानी कि उपसभापति, जिसको सॉरी हम लोग सभापति बोलते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होता है। तो ये चीज, तो ये तीनों चारों इसमें आते हैं, तो सारी आंसर इसके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। देखिए, कोई अनुमति यदि संसद से नहीं ली गई हो और कोई सांसद लगातार 60 दिन तक यदि उपस्थित अनुपस्थित रहता है, उपस्थिति अपनी नहीं प्रेजेंट करता है, तो फिर उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक बार पंजाब के जो एक सांसद थे, उनको वहां पे हमदर्द नाम के जो सांसद थे उनको हटा दिया गया था इसी नियम के तहत। ठीक है, तो ये कौन से में है, आर्टिकल 101 में है कि संसद के अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य विधानमंडल, मतलब संसद में जो है, ठीक है, संसद करेगी 101 के अनुसार, और जो राज्य विधानमंडल करती है वो 190 के अनुसार। वही है ना। देखिए, यहाँ पे एक नियम चलता है जो संसद में हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये 101 में हुआ संसद में, ठीक है, तो प्लस 89 चलता है यहाँ पे, प्लस 89 कर दीजिए तो वही विधानमंडल में होगा सेम। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए 90 - 1 तो हो जाएगा 89, है ना। तो ये रूल्स याद कर लोगे तो आधे आर्टिकल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, जैसे संसद के सारे याद कर लीजिए। संसद में जैसे 101 में दिया गया है कि यदि कोई 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यही सेम -89 इसमें से करेंगे तो सीधा +89 करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 190। और 190 जैसे ही हुआ तो ये हो जाएगा विधानमंडल। यदि विधानमंडल में कोई 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो वो भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे ये क्वेश्चन मतलब अब आप जैसे भी करोगे रिलेट करते रहना, +89 कर दिया करिएगा 10। ठीक है, अब सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस पर सदस्यता अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 दिन तक बैठा था। तो ये तो पहले ही हम लोगों ने बता दिया, जो हमदर्द नाम के थे, बलविंदर सिंह, बरजिंदर सिंह हमदर्द। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और संघीय संसद दोनों कर सकती है। ये ऑप्शन इसमें ठीक से नहीं दिया है, इसको 1 2 3 करके पूछना था, है ना, ये आंसर। तो इसमें दोनों कर सकते हैं, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कर सकता है और संघीय संसद भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो सामूहिक सामूहिक विशेषाधिकार क्या नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये तो है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, तो ये भी है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये नहीं है। देखिए, ये विशेषाधिकार में नहीं आता है कि साक्षी के रूप में उपस्थिति से आपको स्वतंत्रता मिल जाए, आपको उपस्थित जरूर होना पड़ता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन सी के अनुसार किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, अनुच्छेद 122 के दौरान किया जाता है ये। तो ये आर्टिकल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा जाता है बार बार। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए, संसद राज्य सूची के विषय में कानून कैसे बना सकती है? राष्ट्रपति की इच्छा से बना सकती है? नहीं, ये गलत है, कोई इच्छा विच्छा इसमें नहीं चलती है। यदि राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित करती है, तो संकल्प यदि पारित हो जाएगा तो फिर जो है राज्य सूची में विषय बन जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 249 में है, ये याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो कौन कानून बना सकता है? जो विषय सूची दी गई है उनके अतिरिक्त यदि कोई कानून है तो कौन बना सकता है? वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है यहाँ पे। तो संसद याद रखना बिल्कुल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 248 के दौरान। ठीक, संसद यहाँ पे बना सकती है कोई भी कानून। अब संसद में शून्यकाल का समय कौन सा होता है? तो शून्यकाल का समय पहले ही घंटा होता है ना? 12 से 1 वाला जो समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ एक साल का ही होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। तो शून्यकाल जब भी आए तो ये भारत की देन है। 12 से 1 होता है और 1 घंटे मात्र का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, ये चीजें इसमें दी हुई है, तो ये सब आप लोग आगे बढ़िए। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो कौन से उस पर होती है? आप लोगों को खुद ही पता है। पहले फर्स्ट में तो नहीं होती, फर्स्ट में तो वोटिंग वोटिंग होगी, है ना? फिर जाएगा सेकंड में, तो सेकंड में यहीं पर होती है आम बजट, है ना? सेकंड में आप लोग यहीं पर लिख लेना आम बजट, और फिर इसके बाद ही जाता है थर्ड में, है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। देखिए, 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 में आया हुआ था। तो ये थोड़ा देख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि नहीं आते हैं। अब आप लोग इसको कर लेते कि नहीं कर लेते? देखिए, पहले आप लोग इसके जो है वो पढ़ लीजिए क्या है। देखिए, अनुच्छेद 109 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कौन करता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है? ये तो आप लोगों ने 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो वो बुलाता है 108 के दौरान। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ये जो फर्स्ट वाला कथन है ये गलत हो गया। सेकंड क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। बिल्कुल सही बात है, जो ये करता है ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, स्पीकर करता है। और कौन से आर्टिकल के दौरान करता है? 118 के दौरान करता है। तो ये हो गया एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा फिर? पहला गलत, दूसरा सही, तो केवल सी आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कितनी, सॉरी, अध्यक्षता पूछ रहा है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और आर्टिकल कितने के तहत? 118 के दौरान। और संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन 108 के दौरान? राष्ट्रपति। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, है ना? भारतीय संसद दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो भारतीय संसद की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1961 में। सबसे पहला जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो वो था, तो दहेज पे बुलाई गई थी पहली। अभी तक 3 संयुक्त बैठक हुई हैं केवल। ठीक है, तीनों कौन कौन सी हुई हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हुई थी दहेज की, सेकंड हुई थी बैंकिंग की, ठीक है, और थर्ड हुई थी आतंकवाद पे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। दहेज वाली हुई थी 61 में, और ये हुई थी 72 में, और ये हुई थी 2002 में। ठीक, ये 3 चीजें याद रखना। कभी भी संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो ये कौन कौन सी हुई थी? पहली हुई थी दहेज को लेके, कब? 61 में हुई। सेकंड हुई बैंकिंग को लेके 72 में, और थर्ड हुई थी आतंकवाद को लेके 2002 में। ठीक है, ये 3 संयुक्त बैठक अभी तक बुलाई गई हैं। तो ये तीनों याद रखना आप लोग, है ना?
संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? कौन से में कहा गया है? तो देखिए इसमें जो जो आर्टिकल दिए हैं ये सबसे पहले आप लोगों को शायद याद ही होंगे। 66 में क्या दिया हुआ है? संचित निधि, है ना। 368 में क्या दिया है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 368 के तहत ही होता है। ठीक है। अब 300 में क्या दिया है कि संघ और राज्य जो होते हैं उनके नाम और बाद और कार्यवाही इसमें दिए आर्टिकल 300 में। तो अब कौन सा बच गया? आर्टिकल 265। तो 265 में ही हो जाएगा कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है 265 में। थोड़े आर्टिकल पे पता ध्यान दिया कीजिएगा, यूपीपीसीएस में जो है ना आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं तो सीधा सीधा आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आर्टिकल का कोई कोड कोई ट्रिक कुछ ऐसा मतलब कि कोई संख्या कहीं मैच कर रही हो इस टाइप का आप लोग बनाते रहिएगा। उससे क्या होगा, जब आर्टिकल पूछे जाएंगे तो अगर 4 आर्टिकल दिए हैं, 2 पे हम लोग कन्फर्म है तो 2 पे आप आसानी से थोड़ा मतलब 50-50 का चांसेस तो बन ही जाएगा, क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? संचित निधि पर जो धन संचित करने का जो निर्णय है वो किसका आता है? तो देखिए देखते हैं किसका आता है। 266 में दिया हुआ है संचित निधि, है ना। तो उसमें ना तो ये है महालेखक नियंत्रण परीक्षक भी नहीं है, भारत के वित्त मंत्री का भी नहीं है, अधिकृत मंत्री का भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। आर्टिकल 266 में दिया है संचित निधि, उससे होता है ये। ठीक। और जो विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये देख लेते हैं हम लोग। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, तो ये नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों को वेतन और भत्ते ये नहीं दिए जाते हैं संचित निधि से। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि कौन से में दिया हुआ है? संचित निधि के जस्ट एक आर्टिकल बढ़ा दोगे आप तो आकस्मिक निधि हो जाएगा। अगर संचित निधि आपको याद है कि 266 है तो आकस्मिक निधि कौन से में हो जाएगा? 267 में। ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? तो ये किया है 110 में। 109 में क्या दिया गया है? इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। 112 में क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट हमारा पेश होता है वो बजट तो कहीं शब्द लिखा नहीं हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है उसमें 112 के तहत। और 111 में क्या है कि ये जो है धन विधेयक को अनुमति मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी इसमें क्या है जो आर्टिकल 110 है उसमें दिया गया है धन विधेयक, और जो 111 में है वो धन विधेयक पे अनुमति दी जाएगी। तो ये चारों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, दिया भी है। 109 में क्या दिया है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में क्या दिया है? धन विधेयक की परिभाषा। और 111 में क्या दिया है? विधेयकों पर अनुमति। और 112 में क्या दिया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये चारों याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सा विषय नहीं किया गया? देखते हैं अभी हाल धन विषय में। कर से संबंधित उपबंध ये दिया गया है। उधार लेने से संबंधित उपबंध ये भी दिया हुआ है। संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के संबंधित उपबंध ये भी दिया हुआ है। तो जुर्माने या अर्थदंडन से संबंधित उपबंध ये नहीं दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है भैया? कोई विधेयक धन विधेयक है कि कौन करता है? सबसे पहले वहां का मुखिया कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो यही करेगा। कौन से आर्टिकल में? 110 में, है ना, मतलब 110 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताना है सही कौन सा है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, लोकसभा में किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो गया, है ना। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब सी क्या दिया हुआ है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। अब डी क्या दिया है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे?
निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बड़ा सदके पढ़ा कीजिएगा, मतलब धीरे धीरे। क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी कर देंगे ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो माइंड जो है बिल्कुल धीरे धीरे काम वहां तक पहुंच ही जाएगा, है ना। और क्वेश्चन धीरे पढ़ोगे माइंड तेज काम करेगा तो वहां पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो देखते हैं क्या है। यह राष्ट्रपति को जाएगा, नहीं डायरेक्ट ऐसे कैसे राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक के भाग में लेने वाले मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ऐसा नहीं है, 2/3 से पारित नहीं करना होता है इसको। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। भाई धन विधेयक के लिए दोनों सदनों का मतलब संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, ये भी नहीं है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार और अस्वीकार करते हुए पास कर दे। देखिए अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए लोकसभा में सबसे पहले ये पारित होता है और लोकसभा से राज्यसभा को भेज दिया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा इस पे कोई विषय पे इसको वापस संशोधन करने के लिए बोलती है तो लोकसभा चाहे तो उस पर बिना संशोधन किए ही इसको पास कर देगी। तो फिर दोबारा ये पास मान लिया जाएगा, राज्यसभा से दोबारा इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये धन विधेयक में जो है ना इतना पावर लोकसभा को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है और संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब वो आर्टिकल 110 में नहीं है तो वो तो फिर संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। कौन सा नहीं है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण है, बिल्कुल है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। विनियोग भी ये भी है और भारत में संचित निधि भी है, ठीक। देखिए ये तो 112 में है, संचित निधि 266 में है और विनियोग विधेयक जो है 114 में है। तो बजट यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ कि जो बजट है वो डायरेक्ट लिखा गया हो संविधान में, तो यही नहीं होगा। बाकी तीनों लिखे गए, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक और भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो कब किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट में के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही कर दिया जाता है इसको, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। जो लेखानुदान है वो संघ सरकार को क्या अनुमति प्रदान करता है ये देखते हैं। सार्वजनिक ऋण लेने की, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने की, बिल्कुल गलत है। राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, ये भी गलत है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ये सही है। 260 सॉरी 116 के तहत ये होता है, ठीक है। संचित निधि कहाँ पर है। 266 में, ठीक। नेक्स्ट क्या है। सामान्य वित्तीय विधेयक जो वित्तीय विधायन है उसके चरण सम्मिलित किए हैं। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक, और फिर उसके बाद बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और फिर लेखानुदान नहीं होता है, फिर होता है वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, पहले इनमें लगाइए 1 2 3 और फिर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बजट का प्रस्तुतिकरण जो है वो एक मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट की प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि आम बहस होती है, फिर आगे चल के फिर होगी इस पे आम बहस, 2-3 दिन तक आम बहस चलती रहेगी, ठीक है। फिर क्या होगा वहां से, फिर विभागीय समितियों पर जो है जांच होगी इसकी, जो विभागीय समितियां होती हैं उसकी जांच करती है, ठीक है, कि ये सही है गलत है, इसके लिए सही किया गया है, इस पार्ट के लिए सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी 3-4 दिन तक चलता रहता है। फिर क्या होता है, फिर होती है अनुदान की मांग, ठीक। अनुदान की मांग के बाद क्या होता है, जो होता है वो विनियोग विधेयक होता है, ठीक है। विनियोग विधेयक के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर वित्त विधेयक हो जाएगा ये। और जो अनुदान है ना, यहीं की अनुदान की मांग से यहीं पर फिर आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव होता है वो 2-3 टाइप का वो भी होता है कटौती प्रस्ताव।
नीतिगत कटौती होता है, ठीक है, नीतिगत कटौती। और दूसरा रहेगा आर्थिक कटौती, और तीसरा रहता है यहाँ पे सांकेतिक कटौती, ठीक है। ये जो है बजट का एक मोटा मोटा खाका तैयार हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कहाँ कहाँ पर पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, तो ये भी सही बात है। राज्यों की सीमाओं के फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, और धन विधेयक पर। तो ये हो गई, सब पे होती है भाई सब, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब सारे। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किसका है? देखिए यहीं पर अभी मैंने सारी टर्म्स बता दिए थे, किसका है? तो ये है कटौती प्रस्ताव। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कटौती प्रस्ताव आता है, ये देखा है कटौती प्रस्ताव आता है, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर कि किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ये है कटौती प्रस्ताव का, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है हम लोगों को कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नीति निर्अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। नीति निर्अनुमोदन जो प्रस्ताव होता है उसमें बजट को घटाकर कितना कर दिया जाता है? 1 रुपया कर दिया जाता है। कौन से में? इस वाले में, नीतिगत निर्अनुमोदन प्रस्ताव में बजट को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मितव्ययता प्रस्ताव बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये भी ठीक है। सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं, जितनी बजट की मांग है उसमें से 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ये कहने को हो जाता है कि भैया जितना आप लोगों ने सांकेतिक तौर पे मांगा था उतना नहीं है, तो 1 रुपया यहाँ पे कम कर दिया जाता है, ठीक। लेखा अनुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित होता है, नहीं ये ऐसा नहीं होता है। लेखा अनुदान पूर्ण वर्ष के लिए पारित नहीं होता है, ठीक है, यही गलत है। लेखा अनुदान क्या होता है वैसे? तो लेखा अनुदान होता है जो कुल व्यय होता है हमारा, कुल व्यय, इसका 1/6 होता है। मतलब जैसे मान लीजिए 12 मंथ है, तो 12 मंथ में जितना खर्चा होता है उसका 1/6 कर दिया जाता है, तो ये 2 माह के व्यय के बराबर हो जाता है, ठीक है। 2 माह का व्यय जितना होता है उतने के बराबर हो जाता है, इसी को हम लोग लेखा अनुदान कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ध्यान आकर्षक सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है यहाँ पर? स्थगन प्रस्ताव के को, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है उसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो किसके द्वारा रखती है ये? देखिए कौन कौन से के द्वारा रखती है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी रखती है, प्रश्नकाल के द्वारा भी रखती है, और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा भी रखती है, ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है? लोकसभा का पहला घंटा होता है ये, है ना। और जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो तत्कालीन संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबीय लोकसभा महत्व के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, वो होता है। और अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? ये तीनों श्रेणियों के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। मतलब मौखिक ये लिख के भी पूछे जा सकते हैं, और गैर लिखित भी पूछे जा सकते हैं, और अल्प सूचना के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अभी की सरकार है इसके द्वारा लोकसभा में नियम 84 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करता है, और कारण है इस पर क्या है? इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान किया जाता है। देखिए जो राजग सरकार है, लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, ठीक है। और कारण है कि इस नियम के वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही हैं ये, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक में अलग चीज पूछी जा रही है, दूसरे में अलग चीज पूछी जा रही है ना। ये 184 के तहत है, और ये मतदान की बात की जा रही है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों के का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। देखिए क्या है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो भाग 7 था वो अब हटा दिया गया है ना, संपत्ति का अधिकार भाग 7 में था और वो हटा दिया गया, तो ये मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये सही है ना।
और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ठीक है, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। लोकतांत्रिक शब्द नहीं बढ़ाया गया है। 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से बढ़ाए गए हैं, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो जब विवाद हो जाता है तब नहीं सुलझाया जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे प्रतिबंधित है, न्यायिक समीक्षा द्वारा। भारतीय संसद की संप्रभुता की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था, 2002 में मनाया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन राष्ट्रपति नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था। तो ये 2007 में क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। हमें पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था 1925 में, वो कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है। विट्ठल भाई को पटेल को यहाँ पे 1925 में चुना गया था। अब आ गई हैं संसदीय समितियां, ठीक है। अब संसदीय समितियों को देखते हुए और इस पार्ट को आज खत्म करेंगे। संसदीय समितियों में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो मैं तो ऐसे याद रखा हुआ हूँ, प्राक्कलन समिति को मैं प्रथम समिति पढ़ता हूँ, है ना। तो प्रथम से सबसे बड़ी हो जाएगी, तो प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। और 30 काय से होते हैं, ये 30 लोकसभा से होते हैं, सबसे बड़ी है। नहीं तो सबसे मतलब अधिकतर जो समितियां हैं उनमें क्या है कि 22 सदस्य होते हैं अधिकतर में। कैसे, 15 और 7 का रेशियो होता है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। लेकिन प्राक्कलन समिति जो है उसमें 30 सदस्य हैं और 30 लोकसभा से हैं। तो ये सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिलान करना है इसमें, ठीक है। लोक लेखा समिति जो है वो क्या है, वो वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति को मिला दीजिए वित्तीय समिति से। और याचिका समिति क्या है, कार्यकारी समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति क्या है, तो ये है तदर्थ समिति, है ना। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति हो गई तदर्थ समिति। और लास्ट बची है विभागीय समिति, तो ये हो गई है स्टैंडिंग समिति, ठीक। तो ये याद रखना है, इधर पे दिया हुआ है अभी देखिए, लोकसभा समिति वित्तीय समिति, याचिका समिति कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तो तदर्थ समिति हो गई है ये। और विभागीय समितियां हो गई है स्टैंडिंग समिति हो गई है। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, किस किस से नहीं किया जा सकता है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से तो किया जाता है, एस्टीमेट से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एस्टीमेट समिति मतलब प्राक्कलन समिति, है ना। इंग्लिश में ही याद कर लीजिए इनको, है ना। जो लोक लेखा समिति हो गई तो आपकी, तो वो हो गई है पब्लिक अकाउंट समिति, है ना। स्टैंडिंग समिति वो अलग हो गई, स्थायी समितियां है। प्राक्कलन समिति यहाँ पे हो गई, एस्टीमेट समिति से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये तीनों ही जो है वित्तीय समितियां हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है। स्थायी समिति कौन कौन सी नहीं है इनमें से, देखिए लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति मतलब वही प्राक्कलन समिति भी है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। देखिए उस समय नहीं थी लेकिन फिर बाद में तो ये हो गई थी, क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। अभी देखिए 2 समिति होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। इधर देख लेते हैं, स्थायी समितियां होती हैं, ठीक, और तदर्थ समितियां होती हैं, तदर्थ समिति। अब स्थायी समिति और तदर्थ समिति में कौन कौन सी जुड़ी होती है, स्थायी में ही होती हैं। यहाँ पे होगी सबसे पहले आपके लोक लेखा समिति, फिर प्राक्कलन समिति, और एक और होगी सार्वजनिक उपक्रम समिति। और फिर इसी के बाद आपको जो अनुसूचित जाति है वो भी इसी में मिलेगी, और कल्याणकारी समिति भी इसी में मिलेगी। तो ये जो चारों हैं वो स्थायी समिति ही हैं। तो इसमें पूछा है कि स्थायी समिति नहीं है, तो एक भी इनमें से स्थायी समिति नहीं है, पूरी स्थायी समिति ही है। जो तदर्थ समिति है एक भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो कौन करती है, ये लोक लेखा समिति करती है।
सॉरी, कौन करती है, हाँ लोक लेखा समिति इसकी करती है। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कौन करती है ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण, तो लोक लेखा समिति। हालांकि इसमें ए और सी दोनों दिए हैं, इसमें लोक उपक्रम समिति को भी ये ले रहे हैं, तो ये भी बात याद रखना। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति की गठन नहीं की गई है, तो ये देख लेते हैं किसके बारे में नहीं की गई है संसदीय समिति का गठन। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में किया गया है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी ये भी किया गया, आकलनों के बारे में ये भी किया गया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में ये कोई बात नहीं हुई है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, है ना। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति शामिल थी, तो कौन से में थी, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से थे, और ये बनाई गई थी, कब को बनाई गई थी, 2011 में बनाई गई थी, और क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, तो मतलब वो चर्चा में रहा होगा इसीलिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी पीसी चाको ने, पीसी चाको साहब ने की थी इसकी अध्यक्षता पहली। अब आ गया संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम देखिए, समितियां क्या है मैं बताऊं क्या, समितियों से पूछ लेता है कि एक तो इनका कार्य क्या है, और दूसरा पूछता है संसदीय समितियों से कि कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं और कितने राज्यसभा के होते हैं। तो कैसे हम लोगों को याद करना है, समितियां लिखना, सामने लिखना कि कितने सदस्य, ठीक है, और उसके सामने लिखना कि क्या कार्य होते हैं उसके। ये तीन तीन पॉइंट बना लीजिए और सारी समितियां लिख लीजिए एक ही पेज पर, तो वो याद हो जाएंगी। आगे जब भी रिवीजन करना होगा तो उस पेज को देखेंगे और वो याद हो जाएंगी एंड टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, संसदीय अधिनियम से है ये कि भारत के संसद में कानून निर्माण शक्ति निम्नलिखित के लिए है, किसके लिए है, तो ये देखते हैं, भारत के संघ के लिए भी है, और भारत का प्रदेश के मतलब उप प्रदेश के लिए भी है, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक के लिए भी है। तो कौन से आर्टिकल 245 के तहत आती है, तो ये तीनों है। और ये देखिए 2021 के ROE में आया था। किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1954 में। ये देखिए ये 10-12 अधिनियम है, ये भी लिख के इनके सन याद कर लीजिए, एक अधिनियम कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी हम, खाद्य जो मिलावट निवारक अधिनियम है वो 1954 था। नेक्स्ट क्या है देखिए, अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है मतलब हिंदू विवाह अधिनियम वो 1955 है, तो ये सही है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, उत्तराधिकार वाला जस्ट उसके एक साल बाद था, तो वो हो गया 1956। और 73वें संविधान संशोधन में लिखा है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। पहली बात तो शहरी की बात कौन से में की गई है, शहरी निकाय की, तो वो की गई है 74वें संविधान संशोधन में, है ना। 74वां संविधान संशोधन, 73 में तो क्या किया है, पंचायतों की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा सी वाला, है ना। और सती निरोधक अधिनियम वो 1987 में, तो यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये सब हमको मिलान करने हैं, ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो ये कब है, 1978 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था। शाही पद अधिनियम आया था 76 में। और उसके बाद फिर भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम आया था 61 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1869 में। तो ये अधिनियम भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा जरूर कर लीजिएगा, अधिनियम लीजिए एक पेज में लिखिए पूरे, ये जो जितने PYQ में दिए हैं उतने ही लिख लीजिए, अगर वही याद है तो आगे अगर एक दो अलग भी पूछे जाएंगे ना, तो आपको 3-4 के तो सन पता रहेंगे, तो आप वहां पे आराम से क्वेश्चन कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में हुआ था, तो ये चीज भी याद रखना। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, सामाजिक अधिनियम कौन नहीं है, एंटी डॉवरी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये भी है, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी है, मीसा नहीं है। देखिए मीशा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, ये मीशा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा था। इसी के नाम पे जो लालू की बिटिया थी मीसा भारती, उसका नाम भी इसी पर रखा गया, इसी एक्ट को सुन के लालू ने रखा गया था। एक प्लेटफॉर्म पर जिक्र हो रही थी तो वहां पे मैंने सुना था, ठीक है। तो ये बना था मीशा 1971 में, ठीक। और इसके बाद ये खत्म हो गया था 1977 में, ठीक। तो ये याद रखना। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, तो ट्रिब्यूनल जो एक्ट था वो 1871 में ही हो गया था, तो इसको भी याद रखना।
ये बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है, और क्वेश्चन पूछा 2016 में, तो ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ सकते हैं। संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी स्वीकृति? तो ये जून में ही आया था और 2005 में आया था, ये तो आरटीआई सबको पता है। और आरटीआई के काम क्या होते हैं ये भी आपको पता ही है कि आरटीआई के क्या काम होते हैं। कोई भी जानकारी आपको यदि लेनी है तो वो आरटीआई के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसे अभी मेंस की कॉपी आप लोगों की चेक हुई, उसके नंबर पता करने हैं और आपको कॉपी देखनी है, तो वो क्या करोगे आप लोग, आरटीआई फाइल कर दोगे और आपको वो पता चल जाएगी। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता करना है कि इस बार यूपीपीसीएस में कितनी पोस्ट आ रही हैं, क्योंकि कई अफवाहें चल रही हैं कि 1000+ आ रही हैं, कहीं चल रहा है कि 400 रहेंगी, कहीं चल रहा है कि 800 रहेंगी। आपको सही जानकारी लेनी है तो आरटीआई फाइल कीजिए, तो उससे वहाँ आपका बिल्कुल जो मतलब कितनी सीटें हैं एकदम राइट आपको बता दिया जाएगा। तो आरटीआई की ये पावर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कहीं भी चाहिए हो, जाके आरटीआई फाइल कीजिए। और अगर आपको हार्ड कॉपी निकलवानी है तो वो 2 रुपये कॉपी के हिसाब से पैसा लेता है, और जितनी हार्ड कॉपी होगी उतनी भी आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। लेकिन कॉपी के, अब जैसे कॉपी चेक करवाते हैं तो कॉपी वो आपको पोस्ट नहीं करते, कॉपी देखने वहीं जाना होता है। तो ये आरटीआई का ही जो है वो पावर है। ठीक, आरटीआई यूज करना जो सीख जाता है उसको मजा आने लगता है, हर चीज में आरटीआई फाइल कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत कम है। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है, दोनों ही है, ठीक है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार। मूल अधिकार कैसे है? क्योंकि देखिए 19(1) में क्या कहा गया है, 19(1) में कहा गया है वाक स्वतंत्रता, इसी के माध्यम में इसको रखा गया है 19(a) और ए में। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है जो, उसमें ही इसको रखा गया है। और ये एक विधिक अधिकार क्या है, क्योंकि ये 2005 में एक जो है अधिनियम पारित हुआ था, तो ये दोनों ही है। सूचना का अधिकार 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधान में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में जैसे मान लीजिए अभी लागू नहीं है, तो ये अब 367 से जब से ये हटा है तो यहाँ भी ये लागू हो गया है, तो ये भी हो गया, तो यहाँ पे स्टार छप के आ रहा है इसी चक्कर में, तो इसको ज्यादा आप फंसिए मत इसमें। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो ये था आरटीआई से संबंधित। क्या हुआ था कि जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था, एक बार राजस्थान में जो है ना सूखा और अकाल जैसी चीजें आ गई थी, तो वहां पे जो सामाजिक कार्यकर्ता था अरुणा राय और निखिल डे और शंकर सिंह, तो इन लोगों ने एक बार वहां पे जो है ये मांग की थी कि किसानों को सही डिमांड दी जाए, पैसा दिया जाए, क्योंकि सूखा और अकाल पड़ गया है। तो फिर उन्होंने इस सूचना के अधिकार को मांगा था कि कितना कितना पैसा किसको बांटा गया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो इन लोगों ने आरटीआई फाइल करके ये मांगा था कि किस किसान को कितना पैसा दिया गया है, ये हम लोगों को बताइए। और इसमें ये लोग सफल भी हुए थे, और वो जब डिटेल्स आई थी तो बहुत से लोग पकड़े गए थे। तो जो MKSS जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, वो इससे संबंधित था, आरटीआई से संबंधित, ये चीज याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है? कौन सा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है? नतिल शर्मा बनाम भारत संघ, नमित शर्मा बनाम भारत संघ जो है ना, वो आरटीआई से संबंधित है, ठीक। ये चीज याद रखना। अब कथन और कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कथन में क्या दे रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। और कारण क्या दिया है, इसी वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो देखिए दोनों सही है ना, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों की बात हो रही है, ठीक है। तो है तो दोनों सही, लेकिन अलग अलग चीजों की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? देखिए अभी क्या है, जैसे आप लोग आरटीआई फाइल करते हो तो उसमें कोई कारण वारण बताना होता है नहीं, है ना, कि क्या कारण है कि हमें ये जानकारी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो मद्रास उच्च न्यायालय था, एक बार उसने कह दिया था, दो लोगों की बेंच बैठी और उन लोगों ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कि आरटीआई जो है वो फाइल करते समय कारण भी आपको बताना पड़ेगा। तो फिर इसका विरोध हुआ और हालांकि उनको वो अपना जो ऑर्डर था वो वापस लेना पड़ा था। तो अभी क्या नियम है कि आरटीआई यदि आप फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको कारण नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो एनजीटी की स्थापना तो 2010 में हुई थी, सबको पता है, और क्वेश्चन 2016 में आया था। तो देखिए एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अभी जो एनजीटी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और 4 पीठ और हैं इसकी, कहाँ कहाँ पर है, भोपाल, पुणे
चेन्नई, कोलकाता। तो ये 4 पीठें भी याद रखना है एनजीटी के बारे में, ठीक। अब है कि श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। 2021 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को किया गया है इसमें, बिल्कुल ठीक बात है। बोनस भुगतान अधिनियम को किया गया, ये भी ठीक बात है। संविदा श्रम अधिनियम को नहीं किया गया था, सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम को किया गया था। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये जो अधिनियम दिए हुए हैं ना, इनके सन लिख लीजिए एक जगह। और ये मतलब ऐसे ही लिख लीजिए, PYQ से ही देख के, बहुत ज्यादा नहीं लिखिए। अगर इतने याद हो गए तो कहीं ना कहीं आपको ये मतलब जब आएगा ना, नए भी होंगे दो, कुछ एकदम न्यू होंगे आपके लिए, तब भी आप एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चन, है ना। अब 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? कंपनी अधिनियम 2013, ये ठीक है, कंपनी का अधिनियम। साझेदारी अधिनियम 1932, ये भी ठीक है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये भी ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम, ये गलत है, 1870 नहीं है ये 1872 है भारतीय संविदा अधिनियम, ठीक। ये भी सारे अधिनियम दिए गए हैं, तो ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा और इनको ये लिख लीजिएगा। इसमें पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, पूछा है, ठीक है। अब देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है वो 1907 में है, 1907 में, तो यही गलत है। और विस्फोटक सामग्री अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी अधिनियम 1908 में है, और समाचार वाला भी 1908 में है। तो ये तीनों 1908 में और ये 1907 में था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, आरटीआई वाले इस टाइम पे, इसको याद रखना, उससे लिंक याद रख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन, गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक अध्यक्ष होता है इसके और 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पदेन अध्यक्ष वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के, ये लॉकडाउन के टाइम का ही क्वेश्चन है, उसी समय ये पूछा गया था, तो ये यहाँ पे पढ़ना ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो किस वर्ष किया था? 1980 में। ये तो याद ही होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पे तो स्टार भी मान लीजिए, और ये याद भी होना चाहिए। 25 अक्टूबर 1925 को हुआ था। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हो गए हमारे भारत के जो अधिनियम है वो भी सारे खत्म, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो है संसद संसद पूरा खत्म हो गया। कैसे विधायी प्रक्रिया उसकी क्या क्या थी वो भी सब खत्म हो गई। अब जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको समाप्त, और सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग अब आगे से सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, या फिर देखते हैं पहले जो राज्य वाली चीजें बची हुई हैं, राज्यपाल वगैरह, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।